नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कि इतिहास की तैयारी कैसे करें। इतिहास सामान्यतः लोग उसे काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं और अक्सर मैं दूसरों की क्या कहूँ, मैं जब बीएससी करने के बाद मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की और वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास को चुना, तो शुरुआत में मुझे इतिहास की कक्षाओं में नींद आती थी। कई बार इतिहास की कहानियाँ तो याद रहती थी पर तथ्य भूल जाते थे। राजा और काल मिक्स हो जाते थे और बड़ा बोरिंग लगता था। लेकिन अगर आपको इतिहास के बारे में बताएं तो इतिहास वास्तव में बोरिंग है नहीं, उसको अगर तरीके से पढ़ा जाए। अगर हम देखें इतिहास की स्पेलिंग ही देखें अगर, तो स्पेलिंग उसकी होती है HI, हाई। स्टोरी, तो इतिहास में स्टोरीज के अलावा कुछ नहीं है। और कहानियों को सुनना, कहना, बताना, यह हम भारतीयों का प्रिय शगल रहा है। हम भारतीय हमेशा ही कथा प्रेमी रहे हैं, तो इतिहास भी कथाओं का विषय है। समस्या क्या होती है कि हम इतिहास को सिलसिलेवार तरीके से नहीं पढ़ते हैं। यदि हम इतिहास को सिलसिलेवार तरीके से पढ़ें तो एक कथा दूसरी कथा से जुड़ती जाती है और आगामी कथा पूर्व कथा से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, या पूर्व कथा आगामी कथा का आधार होती है। तो इतिहास अगर हम पढ़ना चालू करें तो सबसे पहले हम शुरुआत से ही पढ़ें। जैसे हम जब प्रागैतिहास या पुराइतिहास की बात करें तो इनकी शुरुआत रहती है, और शुरुआत से हम बात करें कि सबसे पहले मनुष्य जंगलों से नीचे उतरा। पेड़ों पर जब वो वन मानुष की तरह रहता था तो उस क्रम से या उस वृत्ति से नीचे उतरा, घास के मैदानों में आया। अब घास के मैदानों में आने के बाद पाषाण काल चालू हुआ, क्योंकि दिमाग में हम कथा इस तरह से बिठा सकते हैं, कथाएं हम एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। पहले हम इन कथाओं को समझने की कोशिश करें, उसके बाद उसके तथ्य अपने आप याद होंगे। क्योंकि कथाएं अगर हम उनका घाल मेल ना करें, उनको कालों को ना मिलें, उनके पात्रों को ना एक दूसरे में मिलाएं, तो हम उससे तथ्य जोड़ सकते हैं। तो हम पूरा पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे थे। तो मनुष्य जंगल या पेड़ों से नीचे उतरा, उसके बाद वह घास के मैदानों पर आया। अब हम खुद ही एक कल्पना करें कि यदि आज भी किसी व्यक्ति को जंगल में छोड़ दिया जाए और अचानक उसके सामने कोई खूंखार जानवर आ जाए तो क्या करेगा? निहत्था व्यक्ति है, तो या तो वो भागेगा, अगर सामने वाला पशु उससे तेज भागने वाला नहीं है तो, वरना हो सकता है भागते ही स्वाहा। तो वह जानवर अगर मनुष्य से अधिक शक्तिशाली और तेज दौड़ने वाला है तो मनुष्य आसपास पड़े किसी वस्तु को खोजेगा और जंगल में जहाँ तक पत्थर ही मिलेंगे और पत्थर को फेंक कर अपना बचाव करना चाहेगा। तो आदि मानवों ने भी वही युक्ति अपनाई और पाषाणों का पहले हथियार की तरह प्रयोग किया। फिर धीरे धीरे जब बुद्धि और बढ़ी तो उन्हीं से उपकरण बनाए, छेनी, हथौड़ा, कुल्हाड़ी पत्थरों के ही बनाए। तो इस तरह से पाषाण काल में धीरे धीरे जैसे जैसे, आपको एक चीज़ और बता दें कि तकनीक जैसे जैसे विकसित होती है वैसे वैसे छोटी होती जाती है। उदाहरण के तौर पर जब पहला कंप्यूटर बना तो वह एक कमरे के आकार का था, फिर उससे धीरे धीरे हुआ और टेबल के आकार में आया। टेबल के आकार से डेस्कटॉप कंप्यूटर हमने पुराने वाले देखे हैं,
फिर उसके बाद आज LCD मॉनिटर आ गए हैं, फिर टैबलेट आए, उसके बाद अब मोबाइल भी कंप्यूटर की तरह ही हो गया, सारे फंक्शंस उसमें। तो तकनीक जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे छोटी होगी। तो उस तरह से पाषाण काल में भी जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि विकसित हुई तो उसने उपकरण भी छोटे छोटे कराने लगे। मध्य पाषाण काल में उपकरण छोटे हुए। फिर नव पाषाण काल में, जैसे क्रांति का काल कहा जाता है, मनुष्य के जीवन में बहुत आमूल चूमूल परिवर्तन कर रखे। और यहाँ उसने पहिए की खोज की, उसने आग की खोज की, उसने खेती करना सीखा। खेती जब हुआ तो सरप्लस अगर प्रोडक्शन होता है तो वह उसका कहीं ना कहीं स्टोरेज करेगा, संग्रहित करेगा, और संग्रहित करने के लिए फिर उसने आवास बनाए। अब चूंकि वो खेती करना सीख चुका था तो एक से अधिक लोगों की जरूरत पड़ती थी। अब रात में कभी किसी जानवर ने हमला कर दिया या उसकी फसल चट कर गए तो अकेला वो कुछ नहीं कर सकता, तो उसने समूह बनाना सीखा। समूह बना तो अब चूंकि लोगों को निर्देश देना चालू हुआ, उनको व्यवस्थाएं बतानी जरूरी थी, तो संवाद स्थापित हुआ। संवाद स्थापित हुआ तो भाषा विकसित हुई। जब भाषा विकसित हुई तो उसके आगे फिर लिपि विकसित हुई। लिपि विकसित हुई तो उसके आगे फिर लेखन चालू हुआ। लेखन चालू हुआ तो विद्या आरंभ हुई और भी चीज़ें आसान हुई। तो अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अगर हम इन्हें क्रमबद्ध तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो हमारी समझ के बाहर होगी। तो यह तो एक पाषाण काल और मनुष्य के आदिम युग का उदाहरण था। अगर हम इसी क्रम में आगे भी बढ़े तो घटना एक दूसरे से जुड़ी हैं और इसी क्रम में हमें पढ़ना होगा। हमें इतिहास पढ़ते समय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के ही क्रम में चलना होगा। हम 1 3 6 8 4 5 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्रम बदलाव घटनाएं एक दूसरे से असंबंधित होती हैं और कन्फ्यूज़न पैदा करती हैं। तो इतिहास पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है, बस हम तरीके से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ें तो बड़ी आसानी से हमें ये याद होंगी। चूँकि क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं तो घटना एक दूसरे से जुड़ी हैं, और एक घटना अगर हमें समझ में आ जाती है तो उसका आधार हमें अगली घटना के लिए तैयार हो जाता है, और उसी आधार पे हमें दूसरी घटना भी समझ में आएगी। जैसे अगर हम उदाहरण लें कि हम मौर्य काल का, तो मौर्य काल में घनानंद का शासन अगर हम समझते हैं तो हमें चाणक्य का अपमान समझ में आएगा। चाणक्य का अपमान समझ में आ गया तो फिर हमें चंद्रगुप्त का निर्माण समझ में आएगा। चंद्रगुप्त का निर्माण समझ में आएगा तो हमें फिर आगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना समझ में आएगी। तो इस तरह से ये घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, और हम सीधे सीधे चंद्रगुप्त पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो हमें धनानंद और चाणक्य का अपमान कंफ्यूज करता है ना। और फिर चंद्रगुप्त को समझ लेते हैं तो हमें जैन धर्म के उसका दीक्षित होना समझ में आता है। वहीं से उसका आधार शांति और अहिंसा का समझ में आता है, जो आगे चल के अशोक के बौद्ध बनने तक परिलक्षित होता है। तो घटनाएं इतिहास में एक दूसरे से जुड़ती हैं, हर घटना अपने आगे की घटना के बारे में बताती है। तो इतिहास बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। घटनाएं अगर हम याद कर लेते हैं तो उनसे संबंधित तथ्य बड़ी आसानी से याद किए जा सकते हैं, बस बशर्ते है कि हम क्रमबद्धता का ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप इतिहास पढ़कर देखिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इतिहास के लिए भूगोल समझ में आना बहुत आवश्यक है। अक्सर लोग, जब मैं कोचिंग पढ़ाता था तब बड़ा आश्चर्य करते थे कि मैं इतिहास भी नक्शों से पढ़ाता था, क्योंकि जब तक आप भूगोल का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको इतिहास दिमाग में बैठेगा नहीं। आप रट सकते हैं लेकिन समझने में आपको मुश्किल होगी, क्योंकि जैसे हम मौर्य काल का ही उदाहरण लें तो मगध में बैठा घनानंद अपमानित करता है चाणक्य को, जो पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान के तक्षशिला में जाकर आचार्य बनता है।
और तक्षशिला में ही उसी रास्ते से होकर जब सिकंदर आक्रमण करता है तो उसके आक्रमण को विफल करने का भी प्रयास हुआ होता है चंद्रगुप्त के माध्यम से। ठीक फिर उसके बाद जब उनके आक्रमण होते हैं तो कहाँ कैसी चीज़ें अगर हम नक्शे में उसको नहीं समझते तो हमें मगध, तक्षशिला, नालंदा ये समझ में नहीं आएंगे। तो नक्शे से पढ़िए, चीज़ें अपने आप ऐसे लगेंगी कि आपकी आंखों के सामने घट रही हैं, आप उन्हें प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो इन तरीकों को आजमाइए और फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।